ओके, सो बायो सावर्ट्स लॉ हमने देखा था, देन एम्पियर्स सर्किट लॉ, ओके। सो एम्पियर सर्किट लॉ था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड इन दैट पाथ। ठीक है, देन फिर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखा था, और फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इंटेंसिटी के बीच का रिलेशनशिप देखा था। ओके, बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, एंड देन म्यू नोट का वैल्यू देखा था। ओके, यूनिट था म्यू नोट का हेनरी पर मीटर। ठीक है, हमने रिलेटिव परमिबिलिटी डिफाइन किया था, एंड म्यू आर फॉर स्टील इज अप्रोक्सीमेटली 4500। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट हमने बोला था वेबर है, और फ्लक्स डेंसिटी की वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं टेस्ला। ठीक है, और एक और यूनिट था फ्लक्स डेंसिटी का, दैट वाज गॉस। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। नाउ फिर मैग्नेटिक सर्किट्स पे आए थे हम, तो हमने वो जो एम्पियर्स लॉ है यहाँ पर इस सर्किट पे अप्लाई किया। सो हमने क्या देखा यहाँ पर, एच डॉट डी एल जो है, अगर लीनियर सर्किट है तो दैट विल बी इक्वल टू आई एनक्लोज्ड, और आई एनक्लोज्ड विल बी इक्वल टू एन इंटू आई। तो यहाँ से फिर हमने क्या, फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन किया कि फ्लक्स वाज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। ठीक है, और फिर इसको हमने बोल दिया कि फ्लक्स विल बी इक्वल टू एम एम एफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमने एनालोगस टू इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लक्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग बोलते थे आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो यहाँ हम बोल रहे हैं फ्लक्स इज इक्वल टू एम एम एफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ओके, फिर हमने रिलक्टेंस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो यहीं पे दिख रहा है हमको, रिलक्टेंस विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। ठीक है, देन फिर हमने एक न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन किया था हमारा, कि हमने एक कोर दिया हुआ था आपको और कॉइल था। सो कोर के डायमेंशंस दिए हुए हैं, एंड देन हमको कैलकुलेशन करना था फ्लक्स। बोला गया था कि फ्लक्स एस्टेब्लिश करना था कोर में 2 मिली वेबर का, और उसके लिए पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। करंट का वैल्यू आपको निकालना था, कितना करंट रिक्वायर्ड होगा फॉर एस्टेब्लिशिंग 2 मिली वेबर इन द कोर। ठीक है, तो फिर हमने कैलकुलेशन किया था, एन इक्वल टू दिया हुआ है, म्यू आर दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना होगा, रिलेक्टेंस मेनली हमको कैलकुलेट करना होता है इन सब सर्किट्स में। ठीक है, और रिलेक्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। ओके, सो मीन फ्लक्स पाथ आपको कैलकुलेट करना है, देन म्यू आपको जनरली दिया जाएगा। ठीक है, म्यू आपको दिया जाएगा, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कोर का वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है,
तो हमने कैलकुलेट किया था इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए। सो रिलक्टेंस निकल के आया था एंड देन फिर हमने करंट कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो अब हमको देखना है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एयर गैप। अगर एयर गैप है कोर में तो फिर हमारी कैलकुलेशन किस तरीके से चेंज होगी, ये हमको समझना है। तो अगर सेम एग्जांपल मान लीजिए, यहां पर एयर गैप आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जो डायमेंशंस थी हमारी क्या थी, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ये वाला जो लेंथ था दिस वाज 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। और अब थिकनेस जो था thickness was also 5 सेंटीमीटर। ओके, अब बोला जा रहा है कि एयर गैप जो है 2 मिलीमीटर का एयर गैप है। मतलब ये जो एयर गैप है इसका लेंथ जो है एयर गैप लेंथ इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब जी सर। क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पर, एयर गैप आने की वजह से जो हमने बोला था कि जो रिलक्टेंस होगा, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, L डिवाइडेड बाय म्यू इंटू ए। ठीक है, तो एक तो कोर का मटेरियल है तो उसका कुछ म्यू होगा, और दूसरा एयर गैप है तो एयर गैप और इन दोनों का म्यू अलग अलग है। तो अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो एक तो ये एमएमएफ कनेक्टेड है, एमएमएफ को हम वोल्टेज से डिनोट कर रहे हैं, और फिर फ्लक्स का जो पाथ है उसको हम करंट से डिनोट करेंगे। देन यहाँ पर जो है इस कोर का रिलक्टेंस है कुछ, और फिर एयर गैप का रिलक्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए आर सी। आर सी जो है कोर का रिलक्टेंस हो गया, और आर जी जो है एयर गैप का रिलक्टेंस हो गया। ठीक है, तो क्या करना होगा, कोर का रिलक्टेंस कैलकुलेट करेंगे एंड देन एयर गैप का रिलक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कोर का रिलक्टेंस जो है, जो हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, इसमें क्या चेंज आएगा। इसका टोटल लेंथ में चेंज आएगा। हाँ, कितना से चेंज आएगा, लेंथ कितना कम हो गया है। सर टोटल लेंथ में से एयर गैप वाला लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो कोर का लेंथ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब देखो टोटल लेंथ था 160 सेंटीमीटर।
अब 160 में से आपको माइनस करना है 2 मिलीमीटर, 0.2। मतलब 0.2। तो अब या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, अदरवाइज इसको नेग्लेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है। जनरली क्या करते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही कम है तो हम इसको उसी के एग्जैक्टली इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, 2 मिलीमीटर से उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला, तो इसलिए हम इसको लेंथ को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि कोर का जो रिलक्टेंस है वो तो हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो रिलक्टेंस है दिस विल बी सेम। ओके, अब क्या करना है, एयर गैप का कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एयर गैप का रिलक्टेंस कैलकुलेट करना है, सेम वही प्रोसेस रहेगा। आर जी कैलकुलेट करना है, तो एयर गैप का लेंथ डिवाइडेड बाय, एयर गैप के लिए आप तो म्यू नॉट लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, यस सर। इनटू ए। ठीक है, तो जो इसका एरिया था, सो रिप्लेस कर देते हैं। एल की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, मतलब मीटर में लिखते हैं हम 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू ए कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4। ओके, सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जल्दी से बताओ। 0.63 into 10⁻⁻6। -6 आएगा या +6? +6 आएगा सर। हाँ, ठीक है, चलो +6 सर। ये आएगा 0.63 यस सर, +6। 6 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, तो अब टोटल रिलक्टेंस निकालेंगे। आर टोटल आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रिलक्टेंस जो था कोर का प्लस रिलक्टेंस है एयर आर गैप जी का। का। तो कोर का जो रिलक्टेंस था दैट वाज 1.13 इंटू 10⁵। ठीक है, प्लस एयर गैप का आप क्या कर सकते हैं हम, इसको हम लिख देते हैं 6.36 इंटू 10⁵। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, 9 हो गया, ये 7.49 इंटू 10⁵ एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ठीक है,
सो अब अगर आपको करंट निकालना है सेम, देखो फ्लक्स सेम है 2 मिली, जो फ्लक्स की वैल्यू दी हुई है वो वेबर में उतना ही है, सेम है। तो फ्लक्स जो है क्या होता है, एन की वैल्यू थी 100 मल्टीप्लाइड बाय आई, बाई आर टोटल। हाँ आर टोटल हो गया आपका 7.49 इंटू 10⁵। तो अब यहाँ से आई का वैल्यू मिल जाएगा 5, अप्रोक्सीमेटली 15 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो करंट आया था वो आया था 2.26 एम्पियर, अभी करंट आया 15 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि एयर गैप अगर है कोर में तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो ज्यादा करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि हम जो है कोर में मतलब जो स्टील मटेरियल इन सब का यूज क्यों करते हैं, ताकि उसके लिए आपको जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी फ्लक्स एस्टेब्लिश करने के लिए वो कम होगी। ठीक है, इसलिए हम वो सब मटेरियल का यूज करते हैं उसमें, इसलिए ये फायदा है हमारे पास। ओके, तो अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, काफी सिंपल कर लिया। हमने एयर गैप के केस में भी सिंपल जो तरीका था रिलक्टेंस कैलकुलेट करने का उसी को यूज कर लिया, लेकिन जो एयर गैप है उसकी वजह से क्या होता है, देखो इफेक्ट ऑफ एयर गैप। अच्छा चलो देखो ये फ्री स्पेस में फ्लक्स लाइन इस तरीके से जा रही है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कोई मटेरियल रखते हैं, जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब स्टील है या लोहा है कुछ, तो अब इस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेंगे और इसका इंटरनल भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये एयर गैप से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो फ्लक्स लाइंस होगी वो काफी आस पास पास होगी। ठीक है, तो देखो ये अगर फ्लक्स लाइन यहाँ से आ रही है तो यहाँ से इस तरीके से पास होगी ये। ठीक है, इसको दो तरीके से समझ सकते हो। देखो हमने बोला है बी जो है फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल होता है, म्यू इंटू एच। 5/A। हाँ 5/A भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम अभी फोकस करते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है कोई, मान लो कि ये एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इस एरिया की। ठीक है, तो अब जब तक ये जो अगर फ्री स्पेस की बात करेंगे या जहां जहां पे ये मटेरियल नहीं है वहां पे जो फ्लक्स डेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला किस तरीके से होगा, म्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी फॉर फ्री फ्री स्पेस। स्पेस में म्यू नॉट हो जाएगा सिर्फ। हाँ, तो वो म्यू नॉट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ इससे मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर मान लो कि स्टील है और उसका म्यू क्या है 4500 मल्टीप्लाई भी हो रहा है उससे। ठीक है, तो उसका जो बी होगा, मान लीजिए इंक्रीज हो जाएगा। बी एयर
और उसकी बात करें, मतलब फ्लक्स डेंसिटी मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ स्टील मटेरियल में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो है दिस इज दिस विल बी इक्वल टू 4500 टाइम्स बी एयर। डी एयर, ठीक है। तो मतलब अगर डेंसिटी यहाँ पर बी स्टील के अंदर बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ये एयर की बात करें तो, ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने एयर गैप डाला उसमें कोर में, तो वहां पर क्या होगा, देखो ये इस तरीके से है, ये कोर था और यहाँ बीच में ये एयर गैप था, ठीक है। तो अब एयर गैप में जो है फ्लक्स डेंसिटी, अगर यहाँ पर ये सब फ्लक्स लाइंस थी, तो अब जैसे ही एयर गैप में जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है इसमें एंटर करेगी, एयर गैप में जो है फ्लक्स लाइन कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये आपका मटेरियल था और यहाँ बीच में जो है ये एयर गैप है, ठीक है। तो एयर गैप में जो फ्लक्स लाइंस होगी वो दूर दूर हो जाएगी थोड़ी। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब आप रिलक्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हाँ, हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी एयर गैप आती है तो एयर गैप से जो फ्लक्स का पाथ होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू द कोर के फ्लक्स सेक्शनल एरिया के, ठीक है। तो इस जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग। दिस इफेक्ट इज नोन एज फ्रिंजिंग। FRINGING, ठीक है। तो ये होता है फ्रिंजिंग। तो फ्रिंजिंग की वजह से क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला जाए तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या करेंगे कि ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इसका हम सेम ले लेंगे जैसा कि कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये अज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन अगर इसका बोला जाए, क्वेश्चन इस तरीके से आए कि हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ फ्रिंजिंग, तो फ्रिंजिंग के लिए क्या करते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि ये विड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस से होगा, तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे एक, मान लो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई आप कर रहे थे, तो अब इसमें क्या करेंगे कि जो एयर गैप का जो लेंथ है उसको ऐड कर देंगे, y प्लस एल, ठीक है। तो क्या होगा, जो एरिया आएगा वो उसमें आपने मतलब फ्रिंजिंग को अकाउंट कर लिया। फ्रिंजिंग की वजह से जो एरिया, मतलब ये इंपीरिकल फॉर्मूला है, ऐसा कोई एग्जैक्टली थेरिटिकल कैलकुलेशन करके ये नहीं आया, लेकिन ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट से फॉर्मूला निकाला गया है। तो ऐसे फॉर्मूलाज को हम बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है।
जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज से आया रादर देन थियोरिटिकल डेरिवेशन से। तो अब अगर मान लो कि जो एग्जाम्पल था हमारा, उसमें क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसकी जगह आपको क्या करना होगा, अब 5 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर, मतलब 5.1 सेंटीमीटर हो जाएगा वो, 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 5.1। ठीक है, तो जो एरिया, जैसे जो नॉर्मली कोर का जो एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट वाज 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। लेकिन एयर गैप के लिए जब बात करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 करना पड़ेगा उसके लिए। 26.01 into 10⁻⁻4। So that will be equal to 26.01 into 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे कि हम फ्रिंजिंग का इफेक्ट देख सकते हैं हमारे सर्किट पे। मतलब इसको फ्रिंजिंग को अगर अकाउंट में लेना है तो देन दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। ठीक तो है, इसमें भी मीन लेंथ ही लेंगे, एयर गैप का भी? हाँ, एयर गैप का भी, जो टोटल जो फ्लक्स का जो पाथ है उसका मीन लेंथ ले रहे हैं हम लोग। सर तो उस क्वेश्चन में राइट क्या होगा, फ्रिंजिंग लेना या नहीं लेना? वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन में तो बोला नहीं उसमें, तो फिर तो हम लोगों ने जो किया वो सही है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें बोलता कि कीप फ्रिंजिंग इन अकाउंट या यू कैन नॉट नेग्लेक्ट फ्रिंजिंग, इस तरीके से होता तो फिर हम लोगों को ये करना पड़ता। ये वाला एरिया हमको बस, जो हम लोगों ने जो रिलक्टेंस एयर गैप का निकाला, उसमें क्या करना यस पड़ता, सर। 25 की जगह 26 इंटू 10⁻⁻4 हम रख देते। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, ये एक और चीज जो है, अभी जो हम लोगों ने ये जो सर्किट हमने देखा, मैग्नेटिक सर्किट, इसमें एक और बात हमने नोटिस की होगी कि पूरा जो सर्किट है इसमें सेम फ्लक्स है। मतलब फ्लक्स का जो पाथ है वो सेम है, हर जगह फ्लक्स जो है सेम है। ठीक है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम इसका कंपैरिजन करें, तो ऐसा कोई सर्किट जिसमें करंट अगर सेम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। हाँ, तो उसको हम बोलते हैं कि ये सीरीज में है। ठीक है, तो ऐसे सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में भी अगर फ्लक्स सेम है तो हम बोल देते हैं कि ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। हालांकि इतना ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकली इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, लेकिन बस जो एनालॉगस टू इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए ये टर्म जो है इसमें दिया गया है यहाँ पर। ओके, तो अब नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल हम देखते हैं, उसमें हम देखेंगे कि पैरेलल में है जो है आपको एलिमेंट्स दिखेंगे मैग्नेटिक सर्किट के, मतलब फ्लक्स जो पाथ होगा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको डायमेंशन थोड़ा बड़ा बनाते हैं।
ओके, तो ये पूरा कोर मटेरियल दिया हुआ है और इसमें जो कॉइल है यहाँ बीच में रैप है, मतलब बीच में है इसके कॉइल। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है n इक्वल टू 100। ओके, इसके जो डायमेंशंस हैं ये देख लेते हैं। ये अगेन दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर है। ये है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम है दोनों के लिए। और ये जो विड्थ है ये विड्थ है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी विड्थ 5 सेंटीमीटर है। और ये जो लेग है इसका विड्थ है 10 सेंटीमीटर। कोर थिकनेस दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर एयर गैप भी है दोनों तरफ। और एयर गैप का जो लेंथ दिया हुआ है वो है इस साइड 2 मिलीमीटर और इस साइड जो है दैट इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, और मीन फ्लक्स पाथ जो है वो अगेन एकदम इसके मिडिल से पास हो रहा है सब तरफ से। ठीक है, तो अब इसमें देखो फ्लक्स जो है ये मीन फ्लक्स पाथ भी इंडिकेट किया हुआ है। जो फ्लक्स का जो डायरेक्शन इस तरीके से फ्लक्स जाएगा, देखो ये phi 2 इसको अगर हम मान लें इस डायरेक्शन में जा रहा है phi 1। ठीक है, कोर थिकनेस है आपका कोर थिकनेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है
आपको फ्लक्स निकालना है ईच ऑफ द आउटर लिम्स एंड सेंट्रल लिम्स। ये जो पार्ट है लेग्स जो हैं इसको लिम्स हम बोलते हैं। तो आउटर लिम्ब में भी फ्लक्स निकालना है, सेंट्रल लिम्ब में भी फ्लक्स निकालना है, लेकिन दो कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, केस 1 दिया हुआ है, केस 1 के अंदर बोला जा रहा है कि जो कोर है उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी इज इनफाइनाइट, और केस 2 है उसमें रिलेटिव परमिबिलिटी जो है दैट इज 4500। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो, अगर कोर की रिलेटिव परमिबिलिटी इनफाइनाइट है, इसका मतलब कोर की वजह से जो रिलक्टेंस था उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जीरो होगा। जीरो होगा, जीरो जीरो होगा। हाँ सही बात है, एकदम जीरो हो जाएगा। तो अब जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएंगे फॉर केस 1, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? यहाँ पर जो है एमएमएफ बीच वाले लेग में है, तो वहां पर क्या हमने बैटरी लगा दी। उसके बाद जो फ्लक्स है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हमको वो दिखाना पड़ेगा दो पार्ट में। फिर उसके बाद ओपन में सर्किट हो जाएगा सर। यहाँ पर नहीं, ओपन सर्किट नहीं होगा। देखो, रिलक्टेंस केवल एयर गैप की वजह से होगा। हाँ, तो ये जो इस साइड का मान लो एयर गैप कुछ है RG1, ये यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस की तरह, और इस साइड जो है क्या आ जाएगा? RG2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमको क्या निकालना है केस 1 के लिए? बेसिकली कैलकुलेट तो करना है फ्लक्स, मतलब यहाँ पर जो 5 1 5 2 जा रहा है हर एक पार्ट के लिए कैलकुलेट करना होगा। मान लो ये 5 1 है, ये 5 2 है, तो आपको 5 1 भी निकालना है, 5 2 भी निकालना है। ओके, और ये तो दिया हुआ है आपको, एमएमएफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 100, करंट दिया हुआ है 0.5, तो एमएमएफ तो हो जाएगा 50 एम्पियर टर्न्स। ठीक है, तो RG1 एंड RG2 कैलकुलेट करना है। RG1 जो है क्या है? राइट हैंड साइड पे जो एयर गैप है, तो उसका जो है लेंथ कितना दिया हुआ है? 1 mm। नहीं, राइट हैंड साइड वाले का पूछ रहा हूँ। ये देखो, 2 mm सर। हाँ, इसका दिया हुआ है 2 mm, तो वहां पर बस फॉर्मूले में रिप्लेस करते जाना है। अब इसमें भी क्वेश्चन में फ्रिंजिंग का कोई मतलब जिक्र नहीं आया है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे फ्रिंजिंग का जो इफेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है उसके। तो जो है RG1 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय म्यू नोट आ जाएगा अगेन 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और एरिया जो आएगा क्या आ जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, एरिया कैसे निकाला? कोर का जो थिकनेस है एयर गैप के यहाँ पर देखो, ये इस पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है, तो जो थिकनेस होगा देखो, यहाँ पर जो है विड्थ दिया हुआ है, और इसका थिकनेस जो होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, तो थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय ये वाला जो विड्थ जो होगा ना, वो हमेशा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा।
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगेन इसमें भी वही रहेगा 25 इंटू 10⁻⁴। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा Rg1। ये तो लगभग सेम आ जाएगा जो पहले भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 0.636 into 10⁻⁶ एम्पियर टर्न पर वेबर। +6 है एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ठीक है। सिमिलरली Rg2 जो है, Rg2 में क्या है, बाकी सब चीजें तो सेम है, केवल यहाँ 2 की जगह 1 आ जाएगा। तो इसको मतलब हाफ कर देंगे तो Rg वो आ जाएगा 1 2 0.318 318 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। तो Rg1 आ गया, Rg2 आ गया, तो 5 1 जो है, अब 5 1 निकालना है। 50/Rg1। हाँ, तो 5 1 विल भी क्या आ जाएगा, जो MMF है N इंटू आई डिवाइडेड बाय Rg1। ठीक है। तो Ni जो था आपका 50 था, डिवाइडेड बाय Rg1 कर लेंगे, तो 0.636 इंटू 10⁻⁶। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कितना है 5 1 7.86 into 10⁻⁻5। 7.86। चलो ठीक है, 7.86 10⁻⁻5 इतना वेबर। ठीक है। सिमिलरली 5 2 भी निकाल लेंगे हम लोग। 5 2 के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे इसका हाफ हो रहा है, तो 5 2 जो है क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। यस डबल हो जाएगा। ठीक है। 1.57 into 10⁻⁻4। डिवाइडेड बाय 1.57 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। तो ये आ गया 5 2। ओके। अब क्या करना है, केस 2 के लिए निकालना है। ठीक है। तो केस 2 के लिए आप लोग कैलकुलेट कर लोगे घर से, होमवर्क देता हूं ऐसे ही। यस सर, हो जाएगा। ठीक है। लेकिन केस 2 में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। किस चीज का ध्यान रखना होगा, विड्थ का भी। हर एक लेग के देखो, ये वाला जो हिस्सा है इसमें तो 5 3 जा रहा है, और ये जो है यहां से लेके यहां तक का पूरा विड्थ सेम है। लेकिन यहाँ बीच वाला जो ये है पार्ट, इसका जो है विड्थ क्या है, अलग है बाकी से। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा, इसलिए यहाँ का इस लेग का जो है रिलक्टेंस आपको अलग से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में सब लोग कैलकुलेट करके लाना, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, पूछ सकता है। सर अटेंडेंस फॉर्म भेज देते हैं। अटेंडेंस फॉर्म, ठीक है, वही गूगल क्लासरूम पे आपको हमेशा मिल जाएगा अटेंडेंस का। ओके, ठीक है। तो सर जब थिकनेस ये सब चेंज रहेगा हर पार्ट का अलग अलग, तब हाँ, अब देखो ये जो इस क्वेश्चन में भी सेम है ना, थिकनेस हर पार्ट का अलग अलग है, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको रिलक्टेंस जो है अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो है यहाँ पर ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसका रिलक्टेंस अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो जो मान लो कि ये रिलक्टेंस आपने निकाल लिया, ये वाला जो रिलक्टेंस है, ठीक है, तो ये मान लो R1 आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सिमिलरली ये R2 हो गया। अब R3 जो है ये भी अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और R1 और R2 तो क्या है, पैरेलल में है आपस में, और R3 जो है कहाँ पे कनेक्टेड है, इसी जो MMF है इसी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यही सब आपको, इंटरनल हाँ, ये उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के जैसा उसी के साथ सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसी में इन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा दिमाग लगाना है, तो यही सब सोच के आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है, ट्राई करना सब लोग, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी को। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा इसका। इसका PDF, लेट मी सी, सर यहीं से कन्वर्ट कर लीजिए पीडीएफ सर। इस वाले में नहीं होता, ये अलग सॉफ्टवेयर है थोड़ा। ओके सर। अब नोटबुक पे तो नोट किया होगा ना क्वेश्चन, तो नो सर। फिर क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे बैठे? जब तक कॉपी पे पेन कॉपी नहीं चलाओगे तुम लोग, ऐसे देखोगे बैठे बैठे, जैसे मूवी देखने थोड़ी आए हो। सर रिलक्टेंस मतलब क्या होता है? रिलक्टेंस मतलब जो मैग्नेटिक पाथ है, जो फ्लक्स है मैग्नेटिक, उसको जो मटेरियल जो है, एक तरीके से जैसे करंट को फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस जो काम करता था, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वो काम रिलक्टेंस कर रहा है। ठीक है, हमने उसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया जैसे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को डिफाइन करते थे। सर फ्लक्स में अपोजिशन है, रिलक्टेंस है ना? हाँ, जितना ज्यादा सर रिलक्टेंस जो होगा उतना कम फ्लक्स होगा। सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो अभी इस क्वेश्चन में निकाले हैं हाँ रिलक्टेंस, हाँ वो तो गैप का निकाले। अभी जो हम लोग मतलब बनाएंगे तो इसमें हाँ जो कोर आएगा उसका भी जो रिलक्टेंस निकालेंगे तो हाँ 3 बार निकालेंगे। इस बार लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एक मिडिल वाले पोर्शन का। हाँ। तो वो मिडिल वाले पोर्शन का 3 बार काउंट हो जाएगा ना? पोर्शन का जो अपोज करेगा ये नहीं, बीच वाला मिडिल वाला 3 बार निकल जाएगा ना? 3 बार नहीं निकलेगा ना, ये वाला लेंथ जो है आपको काउंट नहीं करना है उसमें। देखो मैंने अभी बना के दिखाया था ना 3 हिस्सा, ये देखो, मान लो कि ये एक पार्ट हो गया, येलो वाला, देखो ये एक हिस्सा हो गया। अब इस येलो वाले में भी 2 पार्ट है, एक एयर गैप है, एक कोर है। ठीक है, तो एक तो ये येलो वाला हुआ, एक जो है ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है, एक ये ब्लू से हम बना देते हैं। देखो ये दिखा आप? सर इसका मतलब मीन लेंथ जो निकालेंगे वो ब्लू पोर्शन कैसे निकालेंगे? मीन लेंथ तो सभी का लिए निकालना है ना, मीन लेंथ हो, बिना मीन लेंथ निकाले थोड़ी चलेगा काम।
देखो जो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें क्या किया था, आप लोगों ने ये जो है ये वाला जो बीच वाला हिस्सा था इसके साथ इस पूरे का निकाला था, ठीक है। अब उस वाले हिस्से को आपको बस हटा देना है, तो वो जो लेंथ है उसका वो कम हो जाएगा। तो लेंथ जो है मान लो येलो वाले का लेंथ कहाँ से कहाँ तक का होगा, येलो वाले पोर्शन का जो लेंथ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका लेंथ हो गया येलो का। सिमिलरली ब्लू वाले का लेंथ भी ये वाला लेंथ हो गया ब्लू का, ठीक है। अब येलो और ब्लू में भी दो पार्ट है, पहला पार्ट तो है कोर का, दूसरा पार्ट है एयर गैप का, ठीक है। तो वहां पर भी जैसे आर टोटल हमने निकाला था इससे पहले वाले एग्जांपल में, तो आर टोटल क्या था, आर कोर प्लस एयर गैप। तो सिमिलरली यहां पर भी वो निकालेंगे, कोर प्लस एयर गैप। फिर उसके बाद में जो मिडिल पोर्शन है उसके लिए अलग से निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के एक बार ट्राई करना सब लोग, ये मैं बोल रहा हूँ। और फिर नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ही। सर लीकेज को इग्नोर कर देंगे। हाँ, लीकेज को अभी तक हम इग्नोर कर रहे हैं। ओके सर। हम्म। सर बीच वाले का जो रिलक्टेंस निकालेंगे उसका मीन लेंथ क्या लेंगे? देखो लेंथ इसका दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये 40 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है सर। उसका बस जो है एरिया चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस चीज पे ध्यान रखना है आपको। बीच वाले पोर्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।